सारा जहां। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल, चाहे ढूंढ ले सारा जहां। शफ़क़त भरा तेरा चेहरा, छलकी मोहब्बत का जज्बा, कायम रहे साया तेरा, कदमों में है जन्नत का पता। हर दुख को खुद सहा मेरे लिए तूने। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल, चाहे ढूंढ ले सारा जहां। जब भी वो दिन याद आते हैं, आंखें मेरी भर आती हैं, कि मेरे सुख की खातिर तूने इतनी रातें जागी हैं। गुस्सा था जिन आंखों में वही मेरी याद में रोई है, जो अर्ज़ है तेरी मोहब्बत का क्या कर पाएंगे हम वो अदा। हर दुख को खुद सहा मेरे लिए तूने। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल, चाहे ढूंढ ले सारा जहां। शफ़क़त भरा तेरा चेहरा, छलके मोहब्बत का जज्बा, कायम रहे साया तेरा, कदमों में है जन्नत का पता। हर दुख को खुद सहा मेरे लिए तूने। बदलते वक्त के साथ साथ माशरे में तमाम ही लोग अपना किरदार बदलते हैं। आजकल ज़रूरत इस बात की है कि वालिदैन भी अपने किरदार को तब्दील करने की कोशिश करें। उनके बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी भी डिमांड्स बढ़ रही हैं। उन्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, उन्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। क्या आपको वो इन्फॉर्मेशन है जो आपके बच्चे को है? अगर नहीं तो इट्स टाइम दैट यू स्टार्ट लर्निंग। और अगर हो सके और मुमकिन हो तो अपने बच्चे की तालीम, उसके पास जहाँ से भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कीजिए। इट्स डिफ़िकल्ट क्योंकि उनके जहन तो जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं इंफॉर्मेशन को, आपको शायद ज़रा सी मुश्किल हो, लेकिन फिर भी आपके बच्चे के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको उन तमाम चैनल्स का पता हो जहाँ से आपके बच्चे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, किस तरह की मिल रही है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके बच्चे के उन इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करने की। बहैसियत माँ ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी माँ से जिसने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया, एक बहुत छोटे से गांव में रहते हुए, और एक ऐसा फिनोमिनन वहाँ पैदा हुआ जो पहले ना कभी किसी ने देखा था और ना सुना था। उसके बाद आपसे मुलाकात आपके शहर में, और सबसे आखिर में आज मुलाकात करेंगे द इनिमिटेबल सजाद अली से। लेकिन सबसे पहले माँ तुझे सलाम। माँ तुझे सलाम में आज हम आपकी मुलाकात इफ़त और फिरदौस की वालदा से करवा रहे हैं। वो दोनों बहनें लिखती हैं, हम सुबह पंजाब के एक छोटे गांव दारापुर के रिहायशी हैं। तकरीबन 10 साल पहले हमारे वालिद साहब को किसी ने कत्ल कर दिया। वालिद के इंतकाल के बाद हमारी माँ के सामने पहाड़ जैसी ज़िंदगी थी और 3 मासूम बच्चों की परवरिश का बोझ था। हमारी वालदा एक खुददार औरत है, इसलिए उन्होंने किसी के आगे हाथ फैलाना गवारा ना किया। बजाय इसके कि वो रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाती, उन्होंने खुद मेहनत करके हम लोगों की परवरिश करने का फ़ैसला किया। और वो दुकान जो हमारे वालिद चलाते थे, अब हमारी वालदा ने चलानी शुरू कर दी। पिछले 10 साल से हमारी वालदा ये दुकान बखूबी चलाने के साथ साथ हम लोगों को अच्छी तालीम दिलवा रही हैं। अब हम चाहते हैं कि आप हमारी इस खुददार और बहादुर माँ से आकर मिलें। इफ़त और फिरदौस, हमें बहुत खुशी है कि आज हम आपकी इस बहादुर और खुददार माँ से आकर मिल सकेंगे। आंटी आप मेरी अम्मी को मिलने आई हैं ना? जी हाँ बेटे। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? इफ़त। इफ़त, इफ़त तुमने खत लिखा था, हमें मिल गया। अम्मी है घर पे? जी। मिल सकती हूँ उनसे? जी आए आप अंदर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपकी बेटियों ने हमें, इफ़त ने और फिरदौस ने हमें ख़त लिखा था प्रोग्राम में। जी। हमसे कहा था हम आपसे आके मिलें, आपसे पूछें, और उन्होंने बहुत कुछ बताया भी आपके बारे में। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था, आपके शौहर का इंतकाल कैसे हुआ, बताना चाहेंगे आप कुछ? उनका कत्ल हो गया था। कत्ल हो गया? हाँ। किसने किया? हमें नहीं मालूम किसने किया।
क्या मतलब आपको नहीं पता चल सका ना उस वक्त किसने किया है। अच्छा, और अभी तक आपको नहीं? जी नहीं पता। तो कैसे एक दिन बस अचानक आपको पता चला कि उन्हें कत्ल कर दिया गया? जी हाँ। कोई दुश्मनी थी? नहीं कोई हमारी तो किसी से नहीं दुश्मनी थी। अच्छा, और हादसा भी नहीं था? नहीं हादसा भी नहीं था, घर थे। घर पे ही थे? हाँ घर पे ही थे ना, अंदर सोए हुए थे, रात को उनका कत्ल हो गया था। क्या कितने साल हो गए अब इस बात? अब 10वां साल है इस बात को। 10 साल हो गए? जी। तो इफ़त ये तो बहुत बच्चे छोटी होगी। ये बहुत छोटी थी, बच्चे छोटे थे, 3 मेरे बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। तो बेटा अब जो है वो FSC कर रहा है माशाल्लाह। तो मेरी दुआ है कि वो डॉक्टर बने। जब आपके शौहर का इंतकाल हो गया तो बहुत बड़ा सवाल होगा आपके सामने कि मैं क्या करूंगी, इन बच्चों को मैं कैसे पालूंगी। तो उससे पहले कोई काम करती थी आप? नहीं कुछ नहीं करती थी, घर का ही काम काज बस करती थी। मेरे शौहर की दुकान थी ना, तो जब मैंने वो खुद शुरू कर ली चलाना। आपने खुद संभाल ली? जी। लेकिन हमारे यहाँ तो औरतें दुकानदार नहीं होती कभी, और ये तो तकरीबन गांव है। जी है तो गांव, लेकिन मैंने सोचा कि मैं किसी का सहारा नहीं लेना चाहती थी ना। तो आपको मुश्किल नहीं होती? तो बड़ी हमारे यहाँ तो बड़ी अनहोनी सी बात है कि कोई औरत इस तरह निकल के, जबकि आप पर्दा भी करती हैं। जी पर्दा करती हूँ, और इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि जो भी अपना काम खुद करना चाहे वो कर सकती है औरत। क्या किस चीज़ की दुकान है, क्या क्या है आपकी दुकान में? किराने की है, मनियारी का भी सामान है, और सब्जी भी है। सब्जी भी है, ये तो रोज़ रोज़ का सामान है। जी। क्या रोज़ जाती हैं? एक दिन के बाद दूसरे दिन में जाती हूँ। हर एक दिन छोड़ के आप बाजार जाती हैं? जी। क्या मुश्किलात होती हैं बाजार में? कभी लोग आपको कहते होंगे ये औरत क्यों आ गई, इसका क्या काम है? जी नहीं, बिल्कुल किसी की जरूरत नहीं पड़ती ऐसी बात करने की। हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि आपके अपने अंदर इतनी जी हिम्मत है। अपने अंदर हौसला होना चाहिए ना। सही बात, बिल्कुल सही बात। अगर हौसला है अपने आप में, इत्मीनान होना चाहिए अपने आप पे, तो फिर कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने कहाँ तक पढ़ा है? मैंने 5 की थी। हिसाब किताब करना आता था? जी मैं कर लेती हूँ। अब कर लेती हैं? उस वक्त भी आता जी आता था। था। तो ये आपको आसानी हुई होगी। जी लेकिन दुकानदारी के बारे में तो आप बहुत ज़्यादा नहीं जानती होंगी, किसने सिखाया आपको? बस आस्ता आस्ता खुद ही सीख गई। खुद सीख गई। अच्छा, अब तो बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, 10 साल पुरानी बात है। जी। अब वो नहीं कहते कि अम्मा बस अब छोड़ दो? नहीं बेटे तो कहते हैं, लेकिन जब अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे ना फिर छोड़ दूंगी, अभी नहीं। छोड़ देंगी? अच्छा, अगर आप अपनी शौहर के इंतकाल के बाद अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ बदलना चाहती तो वो क्या होती? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। ये सब करने के बाद, इतना सब कुछ हासिल भी कर लेने के बाद, अब आपकी क्या ख्वाहिश है? मेरी तो यही ख्वाहिश है ना कि अल्लाह ताला मुझे हज करा दे, बस इसके सिवा मुझे क्या चाहिए। मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए और बच्चियाँ पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, बड़े आदमी बन जाएं बस। और बेटियों को भी पढ़ाना चाहती हैं आप आगे तक? हाँ जब तक ये पढ़ेंगी। जब तक ये पढ़ें आप इन्हें पढ़ाना? इन्हें भी डॉक्टर बनाऊंगी, छोटी को भी। इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर। हम चाहते हैं कि आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी हो कि आपका बेटा डॉक्टर बने। और मुझे मालूम है आप जैसे लोगों को किसी के सहारे की या मदद की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम आपसे मदद लेते हैं, हम आपसे हिम्मत लेते हैं। लेकिन ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा है ताकि हम आपका हाथ बटा सकें, और जब आपका बेटा डॉक्टर बन जाए तो हम कह सकें कि इसके डॉक्टर बनने में थोड़ा सा हाथ हमारा भी था। ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। इस बहुत इंस्पिरेशनल मुलाकात के बाद अब चलते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन वापस आकर आपसे मिलेंगे आपके शहर में। शहर तो हमने आपको बहुत दिखाए, लेकिन आज मैं आपको लिए जा रही हूँ एक गांव में। इस वक्त मैं खड़ी हूँ पिंड दारापुर की सरहद पर, जहाँ के चावल बहुत मशहूर हैं और जहाँ की सियासत बहुत मशहूर है, क्योंकि ये मशहूर है अपने सियासी ख़ानदानों के लिए, और यहाँ पे जद्दी पुश्ती फ्यूडल किस्म की सियासत होती है। और जनाब ये गाँव है जेहलम, और ख्योड़ा की कानों के बीचों बीच, ना ही बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है। और कहते हैं कि यहाँ पर जो नया डैम बना है जमरगाल के नाम से, वो इस जोन में मंगला डैम के बाद सबसे बड़ा डैम होगा, और यहाँ के तमाम खेतों को पानी वही मुहैया किया करेगा। मिलते हैं आज इस पिंड की माँ से और देखते हैं कि वो कैसे अपने ख़ानदान की शान बढ़ा रही हैं, कैसे तारीफ पा रही हैं। यहाँ गाँव की सड़कों पर जो लोग मुझे मिल रहे हैं वो मुझे कह रहे हैं तुसी साढ़े घर भी आओ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि लोग इनवाइट कर रहे हैं हमें चलते फिरते कि हमारे घर भी आएं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा। और आपका? हमीदा बेगम। हमीदा बेगम। आप दोनों माँ बेटी हैं? जी। अच्छा। तो ये कैसी अम्मी है बताएं? बहुत अच्छी हैं। अच्छा ये बताओ कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें माँ बाप के साथ अपनी बातें शेयर करनी चाहिए, बांटनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए सब कुछ, या माँ बाप को थोड़ा अंधेरे में रखना चाहिए क्योंकि उनको तो बात समझ नहीं आती? नहीं नहीं, सब कुछ बताना चाहिए। सब कुछ बताना चाहिए। तुम सब कुछ बताते हो? जी, हम लोग तो सब कुछ बता देते हैं, कोई बात नहीं छुपाते इनसे। कुछ भी नहीं? नहीं। कोई गलती हो जाए? नहीं, गलती हो जाए तो सबसे पहले अम्मी को बताते हैं। अच्छा, अगर अम्मी को गलती का पता चले तो अम्मी क्या करती हैं? डांटती हैं? सारी बात है, डांटती तो है लेकिन थोड़ा डांटती है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा कौन डांटता है घर में? अब ठीक, एक छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए, और मुझे उम्मीद है कि तुम और अम्मी हमेशा ऐसे ही अच्छे दोस्त रहोगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ये बताइए कि आपके गांव में ये कितना बड़ा गांव है, कितने लोग रहते हैं? ये काफ़ी बड़ा गांव है, तो अब मुझे इसकी तादाद का अंदाज़ा नहीं है क्योंकि मैं खुद लाहौर से यहाँ पे आई हूँ। आप खुद लाहौर से? हाँ जी, मैं लाहौर में हूँ, मॉडल टाउन में से मेरे वहाँ पे पेरेंट्स हैं, यहाँ पे मेरा ससुराल है। ओह, तो कैसा, ओह वेरी इंटरेस्टिंग। तो कैसा लग रहा है इतने बड़े शहर से छोटे से गाँव में आके रहना? अब क्या बताऊँ आपको। रियली मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो ये लाहौर से आके जब आप यहाँ ठहरी तो पहली मुश्किल आपको क्या हुई? आपने कहा उफ ये क्या हो गया? लकड़ियाँ जलाने की। लकड़ियाँ जलानी पड़ी? लकड़ियाँ जलाने की, और तो कोई, हाँ जी कुछ, हाँ जी आंखों में नहीं, लेकिन अब नहीं, मतलब सिलेंडर वगैरह और मिट्टी का तेल वगैरह ये चीज़ें जो यूज़ करते हैं, इसलिए इतना महसूस नहीं होता। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है हमारे पास। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है जल्द आपके पास गैस। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी दरवाजे पे मेरे ख्याल में चले जाते हैं। काफ़ी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबको पता चल गया, एकदम दरवाजे में से बहुत सारे लोग निकल आते हैं। कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? रुबीना कौसर। और ये सब कौन है आपकी भांजियाँ? हाँ, ये सब हमारी फैमिली है। अच्छा, आप कितनी बड़ी फैमिली सब इकट्ठे रहते हैं? हाँ, सब हम 4 फैमिलियाँ यहाँ रहते हैं, 4 भाई। हुए 4 भाई, उनकी बीवियाँ, उनके बच्चे, उनके सब इकट्ठे? हाँ, सब इकट्ठे, अम्मा अब्बा सब। अच्छा, अभी यहीं रहते हैं सब। माशाल्लाह। अच्छा, लोग तो कहते हैं इकट्ठे हो तो फड्डे होते हैं, लड़ाइयाँ। हमारी तो पूरे गांव में मिसाल है। हम देवरानियाँ जेठानियाँ जहाँ भी जाती हैं मिल कर जाती हैं। जबरदस्त भाई। तो ये कैसे किया? बस ये आपसी की बात होती है, इत्तेफाक की बात होती है। आपसे मिलके सबसे बहुत खुशी हुई, इतना बड़ा खानदान भरा पूरा देख के। माशाल्लाह, आप लोग सब इसी तरह मिलके रहें, ये हमेशा हमारी दुआ होगी। ये एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। इस ब्रेक के बाद सितारे जिनके दम से हैं, मैं आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सजाद अली से। सो प्लीज़ डोंट गो अवे। दोस्तों, सितारे जिनके दम से हैं में आज जिस सितारे और उस सितारे की वालदा से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, वो एक बहुत नामी ग्रामी, बहुत मशहूर मगर बहुत पुराने सिंगर हैं। और जैसा कि मैं अक्सर आपको अपने दोस्तों से मिलवाते हुए कहती हूँ कि मेरे दोस्त होने की वजह से इनकी उम्र का अंदाज़ा न लगाइएगा, इसी तरह इनके पुराने होने से इनकी उम्र का अंदाज़ा न लगाइएगा। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं सज्जाद अली से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ये पहले तो ये बताएं ये पुराने का क्या मतलब है? आपने अजीब कर दिया मुझे कि को फटे पुराने से आर्टिस्ट। नहीं, सिर्फ पुराने। अच्छा, सिर्फ पुराने। सिर्फ पुराने, जिसका मतलब है एक्सपीरियंस्ड। ओके, तो एक्सपीरियंस मेरा ख्याल ज्यादा अच्छा लफ्ज़ था, इज्जतदार लफ्ज लग रहा है मुझे। मगर फिर उससे ये रिएक्शन नहीं निकलता ना कि क्या मतलब है फटे पुराने। ये रिएक्शन कितना मजेदार है। नहीं, पुराने समय की मुराद थी मंझे हुए, एक्सपीरियंस्ड, और जिसने बहुत साल एक लाइन में एक फन के साथ गुजारा। बिल्कुल सानी, ये तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है पहला मेरा एल्बम जो आया था वो 79-80 में आया था, जब मैं आई वाज लाइक
पंगूड़ा में था मैं उस वक्त से मैं माइक पकड़ के शुरू हो गया। लेकिन ये कि एक्सपीरियंस हुआ, और एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है मेरा ख्याल है किसी भी काम के लिए। कुछ लोगों को अच्छे लोगों के साथ एक्सपीरियंस होता है, और मैं उन खुश नसीब लोगों में हूँ। मुझे जो मेरे सीनियर्स मिले म्यूज़िक की फील्ड में भी और फिल्म मेकिंग में या टेक्निकल जितने भी लोग थे वो मुझे बहुत अच्छे मिले, और उन्हीं की वजह से मैं जो भी काम आजकल कर पा रहा हूँ वो उन्हीं की वजह से कर पा रहा हूँ। अच्छा सजाद, हर आदमी की ज़िंदगी में एक और कैरेक्टर भी होता है ना, एक बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर होता है वो कहीं बैकग्राउंड में फिरता रहता है, एक साये की तरह, वो सिलुएट में नज़र आता है, लेकिन वो बहुत अहम होता है। एंड दैट कैरेक्टर इज ऑलवेज डूइंग समथिंग और द अदर दैट्स कंट्रीब्यूटिंग टू योर कैरेक्टर, और वो होती है हमारी माँ। अक्सर आपके केस में ऐसा था या नहीं था? मेरा ख्याल है मेरे केस में था ऐसा था, क्योंकि मैंने जब भी जो कुछ करना चाहा अगर मैंने उसके बारे में 20% सोचा हुआ था तो वो 100% उनके चक्कर में हो जाता था, क्योंकि वो पीछे पड़ जाती थी कि क्यों नहीं कर रहे हो तुम ये, और ये ऐसे होना चाहिए और ये वैसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो नकाद भी बहुत अच्छी हैं, वो बहुत ज़बरदस्त क्रिटिसाइज़ करती हैं आपके काम को, अजीब व गरीब तरीके से, कि आदमी थोड़ी देर के लिए तो यूँ हो जाए कि यार ये आपको नहीं पता वाला चक्कर हो जाता है ना, लेकिन उसके बाद आदमी सोचने मजबूर रहता है कि नहीं यार बात तो वैसे ठीक थी, ये जिस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ मेरा ख्याल है उसको हम अपने तरीके से उसको यूँ किया जा सकता है। लेकिन कोई ऐसी बात जो बचपन से रिलेटेड हो और जिसको आप आज भी जब आप याद करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, इट हैज़ सेट सम स्टैंडर्ड्स फॉर यू एंड यू कांट शिफ्ट फ्रॉम दैट, यू कांट ब्रेक दैट वन रूल दैट शी मेड फॉर यू? मेरा ख्याल है एज सच को ऐसी कोई खास एक बात तो मुझे कोई पर्टिकुलर याद नहीं आ रही है, लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी कोशिश ये थी, बल्कि उनकी कोशिश नहीं थी, वो कुछ माहौल ऐसा था घर का कि हम सब लोगों में चीज़ों के जानने का और इल्म रखने का काफ़ी शौक़ पैदा हो गया। मेरा ख्याल है वो मुझे ज़्यादा उसमें अम्मी का इन्फ्लुएंस है। ये चीज़ मेरे लिए वाकई बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि मेरे पास अभी तक जितनी किताबें हैं या जो कुछ है वो उसी बचपन की एक चीज़ की तरफ से है कि यार हाँ ये भी पढ़ना है मुझे, ये भी पढ़ना है मुझे, ये भी रखना चाहिए मुझे, ऐसे भी रखना चाहिए, यूँ भी करना चाहिए। दूसरे वो थोड़ी वो डिसिप्लिन काफ़ी हैं कुछ चीज़ों में, बहुत ही, और कुछ चीज़ों में बिल्कुल ही नहीं है। मतलब लेकिन उनकी कुछ जो डिसिप्लिन की चीज़ें वो मैंने पकड़ ली, जाहिर है। लेकिन आपको क्या अम्मी की आदत बिल्कुल पसंद नहीं है? यू थिंक के बस ये ना किया करें बाकी सब ठीक है? हथेली पे सरसों और हर काम करके देखना क्या है ये उनकी एक बड़ी मजेदार आदत है। और इससे मैं कि वो कभी फ्यूज पे चढ़ी होती है और कभी सीढ़ी पे चढ़ के ड्रिल करने की कोशिश कर रही होती है। डोंट टेल मी। नहीं वो ऐसे काम नहीं करती किसी किस्म के। वो बहुत बैनुल अक़वामी किस्म की सोच है उनकी। वो मकसद वो अजीब बातें सोच रही होती हैं कि फलाने बैंक से अगर इस तरह की बात की जाए जो कि वहाँ से वहाँ चले जाए, और अगर ऑस्ट्रेलिया से एक एजेंसी ले ली जाए, यानी वो अजीब बातें सोचती हैं। तो मैं कहता हूँ अम्मी खुदा के वास्ते आप इन चक्करों में, लेकिन ठीक है उनका शौक है और उनको एक चीज़ का पता है। अब उनको वो जिस चीज़ में पूछती पब्लिकेशन करती हूँ मैं, मैगजीन निकालूंगी एकदम ही, और निकाल भी लिया, बंद भी कर दिया, बंद कर दिया। ओके क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया उसमें आके कि यार इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आनी है। उनको सिर्फ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पता चलता है तो उन्हें लगता है कि ये काम हो जाएगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली वो उस काम में आती हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये नहीं हो सकता, बिकॉज सिस्टम कुछ और है। जब आपने पहली दफ़ा कोई चीज़ खुद क्रिएट की, लाइक यू कंपोज्ड अ सॉन्ग, और अम्मी ने कहा कि सज्जाद ये बहुत बुरा है, हाँ। तो क्या फीलिंग थी कि अम्मी को मैं, मतलब अम्मी आज तक मैं ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी इस मामले में। आज तक मुझे हसरत है कि कभी उन्होंने कहा कि सज्जाद ये बहुत बुरा है, कभी उन्होंने कहा, क्योंकि उनको मेरी कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी लगती है। उनका जो जिस चीज़ पे वो जोर बहुत ज़्यादा देती हैं वो ये है कि इसको जल्द से जल्द इसको कुछ कर लो, इसको ले आओ, इसको रिलीज़ कर दो, इसका विजुअल कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसको कर दो, अब हम उसको दिखा दो टीवी पे ऑन एयर हुआ हुआ। अच्छा इस तरह वाला सीन होता है कि कर दो बस जल्दी से। उन्हीं में से एक गाना था बेबिया, वो बेबिया मेरे पीछे पड़ गए वो लोग कि मैंने कहा जी बड़ा अच्छा गाना है, एकदम ऐसे गाड़ी में खालिद जो सिंगर है जिसका वो गाना दीदी, तो हम सुन रहे थे, हमने कहा यार ये गाना इस तरह बज रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये तो समझ नहीं आ रहा, सजाद ऐसा करो इसको उर्दू पंजाबी में कर दो। अच्छा उनका आइडिया था? मैंने कहा जी उर्दू पंजाबी, मैंने कहा अम्मी छोड़ा ये कॉपी हो जाएगा, मैं मेरे अपने गाने होते हैं, मैं अपनी एल्बम एक बना रहा हूँ तो मैं वो कर रहा हूँ। कहा नहीं ये कर दो गाना। अब बात आई गई होगी, लेकिन मेरे लिए आई गई होगी थी, उनके लिए नहीं हुई थी। सुबह के नाश्ते में फिर वो, दोपहर के गाने में फिर रात को फिर करो। हाँ वो हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ उस गाने का?
अब वो मैं हो गया कि ओहो अच्छा अब ये सीन भी है। वो होते होते मैंने 6 महीने बाद उस गाने को रिकॉर्ड कर दिया। 6 महीने के बाद उसके बाद रिकॉर्ड करके मैंने कहा चलो अब चुप हो जाएंगे, गाड़ी वाड़ी में सुनाता रहा, ये करता रहा, हो गया रिकॉर्ड। लेकिन वो अच्छा तो वीडियो कब आ रही है? मैंने कहा वीडियो मेरे पास पैसे वैसे नहीं है भाई, मैं वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि मैं ना कोई स्पॉन्सर्ड आर्टिस्ट था ना, अभी भी नहीं हो खैर वो तो, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं था ना। उस जमाने में सीधी बात है हमारे पास इतने पैसे होते थे कि हम कोई बिग बजट वीडियो बनाएं, और कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि अपना वीडियो कहाँ से। तो वो उनके चक्कर में मैंने वो पहला वीडियो भी बना दिया, म्यूजिक वीडियो बना ली एक खुद ही। हाँ वो इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतना क्लिक हो गया, पहला वीडियो बन गया वो इस चक्कर में कि जी म्यूजिक वीडियोस के पायनियर हो गए कि जी पाकिस्तान में म्यूजिक वीडियो बनाते हैं, क्रेडिट्स ले रहे हैं। वो उधर अम्मी घर में बैठी हुई टांग ला रही कि ये मैंने किया था, ऐसे नहीं ऐसे। अच्छा सजाद, वैसे तो मुझे पता है कि आप बहुत एक्सप्रेसिव हैं और अम्मी से आपकी बड़ी दोस्ती भी है, लेकिन कोई ऐसी बात जो आपने अम्मी से कभी नहीं कही, या आपने सोचा हो कि यार मैं अभी कहूँगा तो ये नाराज़ हो जाएंगी या कुछ शायद तकलीफ हो, लेकिन इस प्रोग्राम के तवसुत से आप उनसे कुछ कहना चाहें? बिल्कुल कहना चाहूँगा। बिल्कुल कहें। मैं अम्मी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि उनको वाकई दुनिया की बड़ी नॉलेज है, उन्हें हर बात का पता है, पढ़ी लिखी खातून है माशाल्लाह, लेकिन मैं और मेरी सारी फैमिली और सब लोग उनको एक घर की एक ऐसी मेंबर देखना चाहते हैं जिसकी इन्वॉल्वमेंट घर में बहुत ज़्यादा और जिसका साया घर पे बहुत सही तरह से फील हो कि हाँ यार ये घर के अंदर है। मेरी कोशिश है कि वो कुछ इस तरह से ज़्यादा अपने आप को करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि वो उन तमाम कामों में ध्यान लगाएं जो भी उन्होंने सीखने हैं। तो ऐसा तो बड़े काम है जो वो सीख सकती है। मेरा ख्याल है वो हमें एक ऐसा फीलिंग दे जैसे कि मेरे बच्चों को दादी का एक परफेक्ट फील मिले, और हम लोग जो हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजार सकें, ताकि वो हमारी चीज़ें पसंद करें, हम उनकी चीज़ें पसंद करें, एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम गुजार सकें। तो ये आप कर लें। इसमें भी एक धमकी का एलिमेंट है, प्लीज डू नॉट मिस। तो ये आप कर ही लें अब। Thank you so much. You're welcome, Sania. Thank you. A pleasure talking to you like always. And of course, आज कोई सीरियस बात फिर नहीं हो सकी. But it was a great opportunity for me to know you in a different way completely. नहीं, thank you very much. मुझे भी अपनी कुछ बातें ज़ाहिर है एक्सप्रेस करने का मौका मिला इस तरह, वरना कहाँ किसी को रोक के तो आप नहीं कह सकते, या स्टेज पे गाते हुए ख़वातीन हज़रात आइए मैं अपनी अम्मी के बारे में बताऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद हमने सोनी लग दी गाना शुरू कर दिया, डिंग डिंग डिंग, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यही पॉसिबल हो सकता है, और आपके साथ आपने भी चुन लिए ऐसे प्रोग्राम जो इस टाइप के माँ और उस तरह के प्रोग्राम नहीं होते, बहन। अभी आप ऐसा भी प्रोग्राम करेंगे मुझे पता है कोई। हाँ, बिल्कुल आप प्रोग्राम करने वाली हैं सास। वो सिर्फ आपके प्रोग्राम में मुझे लग रहा है कि जैसे होंगे आपने अपने आप को खाम किस तरह अच्छी वाली आर्टिस्ट है, आप हमें टीवी पे क्यों नहीं नजर आते? आप हमें अच्छे ड्रामों में भी नजर आया करें। मेरी आपसे भी ये गुजारिश है, और मेरा ख्याल है मेरी अम्मी की भी एक ख्वाहिश है कि वो आपको अच्छे ड्रामों में देखें, बिकॉज वो भी आपकी बड़ी फ़ैन है। मेरी पूरी फैमिली में आपके फैंस हैं जो आपकी एक्टिंग की बाकायदा तारीफ करते हैं। मेरी वाइफ इज़ अ बिग फैन ऑफ योर्स। रियली? हाँ, उनको ये पता है कि आर्टिस्ट हैं आप, वाकई अच्छी आर्टिस्ट हैं, तो हम आपको ड्रामा में भी देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। तो प्रोग्राम मेरे बजाय आपका होगा। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। थैंक यू।